एमपीपीएससी मेंस के लिए विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वतों का वर्गीकरण। जैसा कि एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में दिया गया है, प्रमुख भौतिक लक्षण, जिसमें पहला टॉपिक है पर्वत, उसी की क्लास चल रही है। पर्वतों के लिए यह दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पर्वतों से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। तो जो पहली क्लास है पर्वतों से संबंधित, उससे सीधे प्रश्न एग्जाम में तो नहीं आएंगे, और जो प्रश्न आ सकते थे उनको मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है 3 मार्कर्स के रूप में। जैसे स्थलाकृति किसे कहते हैं, या भू आकृति विज्ञान को परिभाषित करो, या फिर जो श्रेणियां होती हैं या स्थलाकृतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। बाकी कल की क्लास में आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर जो आपने पढ़ाया है उसके नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि कल की क्लास नोट्स के लिए थी ही नहीं, कल की क्लास आपकी समझ को विकसित करने के लिए थी। तो कल की क्लास जो पहली क्लास है पर्वतों की, उससे सीधे प्रश्न तो नहीं आएगा एग्जाम में, पर जिसने भी उस क्लास को ध्यान से सुना होगा उसकी समझ डेवलप हुई होगी। अब जितनी भी पर्वतों से संबंधित क्लास होगी वो उसको अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो जो क्लास हम आज करने वाले हैं या फिर कल या परसों करेंगे, तो मेरा समझाना कम होता जाएगा, क्योंकि समझाने का काम मैंने पहले क्लास में कर दिया है। अब एमपीपीएससी तो इन्फॉर्मेशन का एग्जाम है, वो तो 3 मार्कर्स में तुमसे जो पूछेगी वो तुमको 3 पॉइंट में लिख के आना है। और एमपीपीएससी मेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गागर में सागर भरना है। तो ज्ञान अगर तुमको बहुत ज़्यादा दे भी दिया जाए और तुम उसको व्यवस्थित करके लिख नहीं पा रहे हो, तो वो ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। तो मेरा ये प्रयास है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि कल को अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्कर्स की जगह 11 मार्कर्स में आ जाए तो तुम लोग फैकोलॉजी तो कर पाओ, उसको एडजस्ट तो कर पाओ। और रही बात 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के कंटेंट की, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे पहले से लिख के रखा हुआ है। मतलब मुझे क्लास में लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो यह वीडियो 3-3 घंटे के बनेंगे, समय इतना है नहीं और बर्बाद करना ठीक भी नहीं रहेगा। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि सामने कंटेंट है, पहले से लिख के रख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में उतारते रहो, लेकिन चीजों को समझते भी रहो। तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक लक्षण। दुनिया में आप जो पढ़ रहे हैं हम लोग, दुनिया में अगर आप देखते हो तो 41% मैदान है पूरे दुनिया के भूपटल पर। जो पूरी पृथ्वी है, जमीन है, उसमें 41% लगभग मैदान है, 33% पठार है, 14% पहाड़ियां हैं और 12% पर्वत हैं। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 26% पर्वत और पहाड़ियां आ जाती हैं। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि 41%, 33% और 26% ये हमारी पूरी पृथ्वी की संरचना है, जिसमें सबसे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं, उसके बाद पठार पाए जाते हैं, उसके बाद पहाड़ियां और पर्वत पाए जाते हैं। अब पीएससी ये भी सीक्वेंस हमसे पूछ सकती है कि बताइए किस प्रकार के स्थल स्वरूप हमारे धरातल पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। चूंकि हमारी क्लास चल रही है पर्वत और पहाड़ियों को लेकर, तो हम पूरी तरह से इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक, जैसे हमने बताया है, पर्वतों का वर्गीकरण है। अब ये प्रश्न 11 में भी पूछा जा सकता है। 11 का मतलब 11 नंबर में, कि पर्वतों के वर्गीकरण को समझाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस उत्तर की स्टार्टिंग के लिए इसी प्रकार के पूरे डायग्राम को वहां पे आपको छाप के आना है। फिर इसके कंटेंट को आपको ऐसे पुट करना है कि 200 शब्द की जो समय सीमा है, जो शब्द सीमा है, वो लांग ना जाए आप कहीं, क्योंकि गागर में सागर भरना है। तो पहले चीजों को समझ लो, फिर इसका जो क्रक्स है वो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। पर्वतों के वर्गीकरण में पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और गुंबदाकार पर्वत। आप मानिए कि इस वाले टॉपिक से या तो 3 मार्कर्स या 5 मार्कर्स हमेशा पूछे जाएंगे जब तक ये सिलेबस है। सिलेबस चेंज हो जाएगा फिर बात अलग है, और भविष्य में सिलेबस चेंज होगा, पर भी समय है चेंज होने में। फिर दूसरा वर्गीकरण होता है आयु के आधार पर, जिसमें आपको पढ़ना है चर्नियन प्रकार के पर्वत, कैलोडोनियन प्रकार के पर्वत, हर्षिनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत। फिर एक होता है व्यवस्था के आधार पर, इसमें आता है पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, इंग्लिश बोलता जा रहा हूं, माउंटेन रिज, माउंटेन रेंज, माउंटेन सिस्टम, माउंटेन चेन, माउंटेन ग्रुप। इस प्रकार से पूरा ये बना हुआ है। फिर इधर आते हैं ऊंचाई के आधार पर, तो ये है लो माउंटेन, रफ माउंटेन, रग्ड माउंटेन, हाई माउंटेन। इस प्रकार से पर्वतों का पूरी तरह से वर्गीकरण किया गया है। अब हम एक एक करके इन पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत हैं उनको लेकर कैसे प्रश्न बन सकते हैं।
तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम प्रश्नों को समझेंगे या पर्वतों को पढ़ेंगे तो हमें ये देखना होगा कि पीएससी की क्या डिमांड है, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो उत्पत्ति के आधार पर जब आप पढ़ो पर्वत, जिसमें बलित पर्वत, भ्रंश पर्वत है, तो उनके ये डायमेंशन ध्यान में रखना। पहले कोशिश करो कि इनकी परिभाषा मालूम हो आपको। जैसे उत्पत्ति के आधार पर आप क्या पढ़ोगे, बलित पर्वत, तो बलित पर्वत में पहला पॉइंट क्या याद रखना है, परिभाषा। कम से कम तुमको ये तो कोई मालूम ही हो, अगर कोई पूछ दे कि बलित पर्वत किसे कहते हैं तो तुम्हारे पास 3 शब्द तो होने चाहिए। अब तुम्हें मालूम तो बहुत है बलित पर्वत, लिख नहीं पा रहे हो तो मतलब नहीं है। तो सबसे पहले बलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, इसकी एकदम कटी हुई परिभाषा या फिर शब्दावलियां हमारे पास होनी चाहिए कि मौका मिलते ही हम उनको लिख दें और शब्द सीमा का भी उल्लंघन ना हो। पहला काम तो हम इस पे करेंगे। दूसरा, कोशिश करेंगे कि जितने भी पर्वत पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे कि बलित पर्वत के कोई 3 उदाहरण, भ्रंश पर्वत के कोई 3 उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत के कोई 3 उदाहरण। दूसरा काम तो हम ये करने वाले हैं जिससे कि हमारा 3 मार्कर्स अच्छा हो जाएगा। एक कोशिश और साथ साथ करेंगे विशेषताएं पढ़ने के लिए कि बलित पर्वत की कोई 5 विशेषताएं बताओ, या हो सकता है 5 मार्कर्स में ऐसे पूछे वो पर्वतों में कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखो 5 नंबर में। अब वलित पर्वत किसे कहते हैं ये तो तैयार था, पर विशेषताएं तैयार नहीं थी, तो हमारा काम ये रहेगा कि हम इनकी विशेषताओं पे काम कर लेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, पहली डिमांड तो हमारी ये है। अब अगर थोड़ा बहुत समय बचता है और तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, तब तुमको पढ़ना है इनके प्रकार, यानी कि वलित पर्वत से संबंधित जो भी डायमेंशन खुल सकते हैं। जैसे वलित पर्वत वलन से बनेगा तो वलन के प्रकार अगर चाहो तो पढ़ के जा सकते हो, पर यह एग्जाम में उतने काम का नहीं है। एग्जाम जो पूछेगा, पहली तो प्राथमिकता उसकी परिभाषा को है, फिर उदाहरण है, फिर विशेषता है। एडिशनल करोगे तो प्रकार या फिर महत्व पूछा जा सकता है कि वलित पर्वत का महत्व बताओ, भ्रंश पर्वत का महत्व बताओ। अब ये अनावश्यक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे फालतू की मेहनत करते हैं तो मेरे हिसाब से हम गलती कर रहे हैं। हाँ, ये पूछ सकता है वो कि पर्वतों का महत्व बताओ, तो मैं मान सकता हूं कि ये काम का हो जाएगा, क्योंकि जब हम पर्वतों के महत्व को लिखेंगे तो फिर अच्छा स्टूडेंट वो है जो हर एक प्रकार के पर्वतों के महत्व को लिखे। फिर हम जनरलाइज नहीं करेंगे, फिर हम बताएंगे कि अवशिष्ट पर्वत का क्या महत्व है, फिर बताएंगे नवीन वलित पर्वत का क्या महत्व है, फिर बताएंगे ज्वालामुखी पर्वत का क्या महत्व है। तो अच्छा छात्र है। और पीएससी ऐसे प्रश्न जरूर पूछेगी कि आप पर्वत से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बच्चा तो वही अच्छा है जो पहले पर्वत को परिभाषित करे, और पर्वत को परिभाषित करने के लिए किसी ना किसी स्कॉलर्स का नाम ले लेना। एल ब्लूम बोल देना, स्ट्रॉलर बोल देना, डाल्टन बोल देना, मैक्सिड बोल देना, और फिर जो तुमको परिभाषा आती है वो तुम रगड़ देना। और तुम्हें किसी का भी नाम नहीं आए तो तुम सविंदर सिंह बोल देना। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों बोल देना सविंदर सिंह? क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उनके पास वो अथॉरिटी है कि उनका नाम लेकर चीजों को परिभाषित किया जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जब हमसे पूछा जाए कि महत्व बताओ, तब ये महत्व हमारे काम का आएगा। सोच कर देखो कितना अच्छा लगेगा। तुमसे पूछा पर्वतों का महत्व, तो तुमने बोला कि सर अवशिष्ट पर्वत का महत्व, यह जल विभाजक का काम करता है। ज्वालामुखी पर्वत का महत्व, तो आप उसके लिए फिर विभिन्न प्रकार के मिनरल के लिए यह गर्म गीजर इत्यादि, समझ पा रहे हो? नवीन वलित पर्वतों का महत्व, ग्लेशियर और ग्लेशियर आधारित नदियों का उद्गम होता है। आप समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से उसके महत्व को बताएंगे। रणनीतिक महत्व होता है, आर्थिक महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है, सांस्कृतिक महत्व होता है। वो हम डायमेंशन खोलेंगे लास्ट वाले पॉइंट पे। फिलहाल इतनी बात समझ में आई कि हमें वलित पर्वत में इन्हीं चीजों पर फोकस करना है। तो सबसे पहले किस पे फोकस करूंगा कि कम से कम परिभाषा बनाना तो आ जाए कि वलित पर्वत कहते किसे हैं। तो आइए हम यहां पे शुरू करते हैं कि फोल्डेड माउंटेन क्या होता है। अब याद रखना सब बच्चे, जब आप किसी पर्वत को लिखने जाएं या पठार को लिखने जाएं और सोचो कि तुम्हें अच्छे से परिभाषा याद नहीं हो रही है, मैं ये बोल रहा हूं कोई भी पर्वत लिखो, कोई भी पठार लिखो, और तुमको एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो पर्वत और पठार की परिभाषा लिखने के लिए एक शब्द याद कर लो जो हर बार काम आएगी, और उस शब्द का नाम है द्वितीयक क्रम के उच्चावच। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि वलित पर्वत क्या है, तो मैं पहले ये बोलूंगा कि यह द्वितीयक क्रम के उच्चावच है। अच्छा, मैं बोलूंगा कि मालवा का पठार बताओ और तुमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है और सेंटेंस शुरू करना है,
तो बोल देना यह एक द्वितीय क्रम का उच्चावच है। मेरी बात समझ रहे हो? पर्वत और पठार जहां मिले और तुम्हारे पास शब्द ना हो, शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो सीधे लिखो यह द्वितीय क्रम का उच्चावच है, बात खत्म। तो मैंने लिखा कि बलित पर्वत क्या है, एक द्वितीय क्रम का उच्चावच है। फिर मैंने अगला पॉइंट इस पे लिख रहा हूं, अंतरजात बल से बनता है, यानी कि जो इसकी उत्पत्ति है वो अंतरजात बल से है, जो हमने कल समझी थी। अंतरजात बल में भी है किसका परिणाम है, तो आंसर है संपीड़न का परिणाम है। फिर तीसरा पॉइंट यहां पे लिखूंगा, देखो मौलास ओवलिक फ्लाइज, और यहां लिखा है अवसाद के वलन से बना है। क्योंकि ये वलित पर्वत हैं तो देखो मेरे पूरे पॉइंट में एक वलन शब्द आया है, एक अवसाद शब्द आया है, एक संपीड़न शब्द आया है। एक एक शब्द जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इसकी वास्तविक परिभाषा है, और इसका सही उत्तर तब फुलफिल माना जाएगा जब आप उदाहरण लिख के आओगे, जैसे कि एटलस पर्वत और आल्प्स पर्वत। अब तुम्हें वहां कोई परिभाषा नहीं लिखनी है कि वलित पर्वत ऐसी उच्चावच्चीय स्थलाकृतियां होती हैं जो फलाना, 10 शब्द ही तो हैं आपके पास, क्यों माहौल बना रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये लिखा हुआ है ना पॉइंट, इसी को एज टू एज छाप लो, यही इसका ऑथेंटिक उत्तर है। अगर शब्द सीमा ज्यादा लग रही है तो आप चाहें तो ये वाला पॉइंट यहां से हटा सकते हैं और लिख सकते हैं मौलास ओब्लिक फ्लाइज के अवसाद के बलन से निर्मित, खत्म। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो वहां पे सूट कर रहा है, शब्द सीमा एडजस्ट कर लूंगा छोटा छोटा लिख के, तो फिर ये पर्याप्त है। स्क्रीनशॉट ले लो। बलित पर्वत अब कहीं नहीं पढ़ना है तुमको, कहीं भी नहीं पढ़ना है बलित पर्वत। अब अगला पॉइंट क्या आएगा, जरा ध्यान से बताओ। हमने समझा कि पहले तो हम बात करेंगे सर परिभाषा की, जो कि हमने बहुत अच्छे से कर ली। अब परिभाषा का मतलब होता है परिधन भाषा, ऐसी भाषा जो एक परिधि में बंधी हुई हो। सर आपने तो पॉइंट लिख दिए, पीएससी की डिमांड भी तो पॉइंट ही है, क्यों मैं फालतू के शब्दों में अपना समय बर्बाद करूं? आपने मुझसे पूछा की पॉइंट ले जाओ, काम खत्म, नंबर दे जाओ। फिर हमने अगला क्या पढ़ना था, इसमें हमें पढ़ना था 3 उदाहरण। अब बलित पर्वत में तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, हिमालय पर्वत, फलाना पर्वत, ढिकाना पर्वत। ये तो एक लंबी लिस्ट है, हालांकि मैं पर्वतों के उदाहरण की एक लास्ट में लिस्ट बता दूंगा आपको। क्या मैं समझा पाया हूं? जब आपने देखा कि परिभाषा वाला पॉइंट हो गया, उदाहरण वाला पॉइंट हो गया, अब तीसरा काम करना है विशेषताओं को लेके। तो बलित पर्वत की जो विशेषता है वो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले जो वलित पर्वत होते हैं उनमें अविनतियां और अपनतियां पाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं लिख दूं, सबसे अविनतियां और अपनतियां पाई जाती हैं, एंटीक्लाइंस और सिनक्लाइंस पाए जाते हैं। मार साहब हम नहीं समझे एंटीक्लाइंस और सिनक्लाइंस क्या होते हैं। बहुत आसान है, मान के चलो कि मेरे पास यहां पर कोई एक चट्टान है। अब चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसमें एक शब्द आएगा प्लेट। प्लेट कुछ नहीं है, टूजो विल्सन एक वैज्ञानिक हुए, भूगर्भ शास्त्री हुए, या मैं कहूं भूगोलवेत्ता हुए। उन्होंने कहा था कि स्थल मंडल के टुकड़ों को प्लेट कहा जाएगा। अब समस्या की यह है कि ना तो हमें स्थल मंडल समझ में आ रहा है, ना हमें प्लेट समझ में आ रहा है, और ये दोनों चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाऊंगा। तो अगर तुमको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनको यहीं पर होल्ड कर लो अपने दिमाग में कि ये मास्टर हमें आगे पढ़ाने वाला है। तुम तो ये मानो कि मेरे पास यहाँ पर एक चट्टान है, या ऐसे समझो कि एक कागज का टुकड़ा है, और आसानी से समझाऊं मैं तो, ये रहा वो कागज का टुकड़ा, ये। अच्छा ये तो ब्लैक क्योंकि अब देखेगा कागज का टुकड़ा ही नहीं दिख रहा है क्योंकि व्हाइट के पीछे व्हाइट हो गया ना। ठीक है, अब ऐसे मानो कि मान लो ये कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े को मैं यहां से भी दबा रहा हूं और यहां से भी दबा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो शायद दिखे, अब दिख रहा है, यहां से भी दबा रहा हूं और यहां से भी जब दबाऊंगा तुम खुद बताओ क्या होगा। इस कागज इस प्रकार से ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो जब इस प्रकार से ये कागज का टुकड़ा ऊपर उठेगा तो ये इस प्रकार से ऐसे ऊपर उठेगा, ऐसे, यूं। और ज्यादा अगर इसमें प्रेशर में दूं तो ये कागज का टुकड़ा हमको फिर ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो जब मैं ऐसे बोलूंगा यूं, यही कागज का टुकड़ा, तो ये जो ऊपर उठा वाला भाग है ये अपनति है, और जो नीचे दबा हुआ वाला भाग है ये अविनति है। और ऐसे उच्चावच जिसमें अपनति और अवनति पाई जाती है उसे बलन कहते हैं।
तो ये तो पूरा डायग्राम दिख रहा है ये बलन है। तो बलन क्या है, ये जो बनाया ये क्या है, बलन। ये बोलो क्या है, अपनति। गड्ढा वाला भाग क्या है, अविनति। ये बलन क्यों बन रहे हैं, संपीड़न की वजह से। तो बलन से बनने वाले पर्वत कहलाते हैं वलित पर्वत, जो किसका परिणाम है, संपीड़न का। तो वलित पर्वतों में क्या मिलेगा हमको, अपनतियां और अवनतियां। ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। तो वही तो कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो वलित पर्वत होते हैं उनमें अविनति भी होती है और अपनति भी होती है। अब चूंकि वलित पर्वत संपीड़न से बनेंगे तो जितना ज्यादा दबाव होगा उतना ज्यादा वो ऊपर उठेंगे। वो इनके आगे लगता है नवीन वलित, नवीन का मतलब नए हैं, नए का मतलब युवा हैं। तो इनकी अगली विशेषता ये है कि ये बहुत नए होते हैं, युवा होते हैं। और जो पर्वत युवा होता है उसमें बहिर्जात बल का प्रभाव कम होता है, यानी उसमें अपरदन कम होगा। इसीलिए तो हिमालय निरंतर उठता जा रहा है, क्योंकि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की पहले ऊंचाई इतनी पड़ते थे 884 मीटर, अब नए सोर्स के अनुसार माना जाता है कि यह 2 मीटर और ऊंचा हो गया है। इसका मतलब हिमालय निरंतर ऊपर उठता जा रहा है। अब जब हिमालय ऊपर उठेगा तो उसको अपरदन कारक या अपरदन करने वाली शक्तियां भी काट रही होंगी, पर जोश है, युवा है, गर्म खून है, कौन रोक लेगा। तो जो अपरदन करने वाली शक्तियां हैं वो इन पर्वतों को रोक नहीं पा रही हैं। इसका मतलब अंतर्जात बल इज ग्रेटर देन बहिर्जात बल, याद आ रहा है। तो ऊंचाई ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए इनकी विशेषता ये है कि युवा हैं, ऊंचे हैं और सर्वाधिक विस्तृत पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे महाद्वीपों में जितने प्रकार के पर्वत हैं उसमें सबसे ज्यादा किस प्रकार का पर्वत पाया जाएगा, तो नवीन वलित पर्वत ही सबसे ज्यादा पाया जाएगा। यानी जो हमने 14% पहाड़ियां और 12% पर्वत यानी 26% टोटल पढ़ा है पर्वतों में, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा वाला पाया जाता है, वलित पर्वत। ये इसकी विशेषता है। एक और बात है कि इनका जो विस्तार है यह महाद्वीपों के सभी महाद्वीपों पे दिखता है। जितने भी महाद्वीप हैं दुनिया में उसमें एक भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसपे वलित पर्वत ना मिलता हो। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र नवीन वलित पर्वत है जिसका नाम एटलस है तो कम से कम, शून्य तो नहीं है। इसीलिए इसका ये विशेषता है, तारीफ वाली बात है कि सब महाद्वीपों पे मिलेगा। याद रखना कि जो वलित पर्वत होते हैं वो प्लेटों के हमेशा अभिसारी किनारे पे बनते हैं। प्लेटों में 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं जो आप प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ोगे जाके। अगर प्लेट एक दूसरे से इस प्रकार से आके टकराती है तो इसको अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जेंस। अगर प्लेट एक दूसरे से विपरीत जाती है, एक दूसरे के विपरीत जाती है, तो इसे अपसारी कहते हैं। याद रखना, जहां पर अभिसारी होगा यहां संपीड़न होगा, और मैंने बताया था जहां संपीड़न होगा वहां वलित पर्वत होगा, और जहां पर अपसारी होगा वहां तनाव होगा, और जहां तनाव होगा वहां भ्रंश पर्वत होगा। तो अपसारी प्लेट जहां पे टकरा रही होती है सामान्यतः वहां वलित पर्वत होंगे, और जहां प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जा रही होंगी वहां हमेशा भ्रंश पर्वत होंगे। आप ऐसे भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ अभिसारी प्लेटों के किनारे पर प्राप्त होते हैं। फिर अगला है अवसाद और जलद चट्टानें प्राप्त होती हैं। मैंने पहली क्लास में बताया था कि सिलेबस में कहा है लक्षण पढ़ के आओ। तो जब मैं चट्टान यानी कि इस वलित पर्वत की पूरी विशेषताएं बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, तो उसमें निर्माण वाला पॉइंट बताऊंगा, बता रहा हूं, प्रक्रम वाला पॉइंट बताऊंगा, बता रहा हूं, विकास वाला पॉइंट बताऊंगा। तो उसकी चट्टान भी बतानी पड़ेगी कि जो नवीन वलित पर्वत है प्रमुख रूप से उसमें अवसादी चट्टानें होती हैं और जलद चट्टानें जो पानी में डूबी रही हों। चूंकि इसका निर्माण फ्लाइस से भी हो सकता है, और फ्लाइस का मतलब है महासागरों के अवसाद, और मोलास का मतलब होता है महाद्वीपों के अवसाद, जो आप प्लेट टेक्टोनिक बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल रट लो इनको। इसकी एक विशेषता और लिख सकते हो कि जो नवीन वलित पर्वत होते हैं इनकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। हिमालय को देख लो, हिमालय 2400 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, पर चौड़ाई की बात करेंगे तो इसका 1/3 भी नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि नवीन वलित पर्वत की एक विशेषता यह भी है कि लंबे ज्यादा होते हैं, चौड़े कम होते हैं। एक और इनकी विशेषता है कि ये सामान्यतः चाप के आकार के पाए जाते हैं। चाप का मतलब ऐसे तलवार के आकार में मिलते हैं। क्योंकि लंबे ज्यादा होते हैं तो झुकाव तो आना स्वाभाविक सा है। अच्छा, कुछ विद्वान कहते हैं कि झुकाव इसलिए आ जाता है पृथ्वी घूम रही है। ये सब ऐसा लगता है कि बातें बहुत हल्की हैं,
खैर ये छोड़ दो, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो चीजें अगर समझ में आ गई हो तो। अब ये 5 नंबर का कंटेंट आपको दिख रहा होगा। अब चूंकि मैंने इसमें ज्यादा लिखा है, आप अपने शब्द के हिसाब से 1-2 पॉइंट यहां से उड़ा सकते हो, गायब कर सकते हो। ये चेक करो भैया, क्या लाइट चली गई है इसमें? हाँ चल तो रहा है नंबर। अच्छा, आई बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे मिलता जुलता और क्या प्रश्न बन सकता है? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लो आप लोग। क्या विजुअलाइज करना है वो देखो। चूंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बलन। बलन में क्या होता है? अपनति और अवनति। सोचो, अगर हमसे पूछ दिया जाए बलन किसे कहते हैं, बलन किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। मर गए तुम लोग। अब बोलोगे मार साहब ये तो सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है। तो सिलेबस में लिखा है ना कि भौतिक लक्षण पढ़ के आओ, और उसने कहा पर्वत पढ़ के आओ। पर्वत में वलित पर्वत, तो उसके लक्षण में वलन है कि नहीं है? बिना वलन के वलित पर्वत बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो पहले बताओ वलन किसे कहते हैं, तो तरीका बताओ लिखने का, जल्दी बोलो। तो लिखोगे ऐसे उच्चावच जिनमें अपनतियां एवं अविनतियां संपीड़न के कारण बनती हों। खत्म बात। अपनतियां और अवनतियां संपीड़न कारण बनती हों, तो ये हो गया बलन। और नीचे ऐसे हल्का सा डायग्राम बना देना, और यहां लिख देना बलन, और ये हो गया अपनति, और ये वाला पार्ट हो गया अभिनति। बोलो बच्चों सही बात है? डायग्राम बन गया। अब अगले पॉइंट पे आओगे, क्या लिखोगे? प्रकार। किसके प्रकार लिखने हैं हमको? तो उत्तर है बलन के प्रकार लिखने हैं। और बलन के प्रकार क्या है? ये रहे बलन के प्रकार। अब आपको ऐसे लिख के नहीं आना है, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको शब्द रटने हैं। पहले समझ लो बलन का क्या मतलब है, बलन का प्रकार का क्या मतलब है। आप समझिए ऐसे कि वही मैं यहां पर एक चट्टान ले रहा हूं जैसा कि शुरू में लिया था, और उसको यहां से प्रेशराइज कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब ये कागज को मैं ऐसे उठा रहा हूं, जिस हाथ में मैंने पेन पकड़ा है ये ए है, और ये वाला पार्ट बी है, दिख रहा है? तो पहले ए साइड से मैं दम लगाऊंगा, फिर बी साइड से दम लगाऊंगा, और ये वाली चट्टान ऐसे उठना शुरू होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक इसके साथ भी ऐसा होगा। जब मैंने दम लगाया, मान लो यहां 10 न्यूटन का दम है, यहां भी 10 न्यूटन का दम है, दोनों तरफ से लगने वाला बल अगर बराबर है, तो इसमें जो इस प्रकार से बलन पड़ेगा वो भी बराबर ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ये जो मैंने लाइन खींची है ये इसका आधार तल है। अब आधार तल क्या है, इतना तो हाई स्कूल में आप लोगों ने सीखा ही होगा। अब होगा क्या कि ये वाला है, ये चोटी समझ लो थोड़ी देर के लिए। अब इस चोटी से इधर आएंगे तो ये ढाल है, इस चोटी से इधर आएंगे तो ये ढाल है। और एक्चुअली अगर आप देखो तो ये इसका एक हाथ है पर्वत का, ये इसका एक हाथ है, तो इनको भुजा भी कहा जाता है। अब तुमसे मैं पूछूं कि जब किसी बलन का दोनों भुजा आधार तल पर समान हो, मान लो ये भी x डिग्री बना रहा है और ये भी x डिग्री बना रहा है, चलो x की जगह मान लो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी बलन का दोनों भुजा आधार तल पर समान होता है तब उसको सममित बलन कहते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। यानी कि बलन ये रहा, अब दोनों भुजाएं एक जैसी हैं तो इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल फोल्ड। क्लियर है? तो इसमें उत्तर कैसे लिखना है वो देखना ध्यान से। उत्तर ऐसे लिखना है कि वलन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख देना वलन 4 प्रकार के होते हैं। होते और भी हैं, तुम 4 ही लिख के आना, एमपीपीएससी इतनी ही हैसियत है उनकी, जितना मांगे उतना दो, फालतू का दोगे तो उल्टी कर दोगे। सममित को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिकल। तो आप कैसे लिखोगे समय बचाने के लिए कि जब किसी बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल समान हो, दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल आधार तल पर समान हो, तो इसे कहते हैं सममित बलन। और उदाहरण हो जाएगा स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। खत्म बात। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर लिखने के लिए आए तो एक बार ट्राई करके बता दो आप। चलो पहले लिखते हैं सममित बलन। जब
दोनों भुजाओं का झुकाव एवं ढाल आधार तल पर समान हो। समझ पा रहे हो? और उदाहरण जूरा पर्वत। खत्म। अब इसमें इतनी बड़ी भाषा हमने लिखी है, पर इसके लिए प्रयोग किसका किया है? यहां पे याद रखना की पॉइंट कि जब सममित वलन लिखना हो तो उसमें समान लिखना है। मुझे क्या समान लिखोगे? भुजा का झुकाव और भुजा की ढाल, और उदाहरण लिखना कंपलसरी है। अब इसी प्रकार से आ जाओ, असममित वलन किसे कहते हैं? आसान है भाई, भुजा और ढाल की बात करनी है। तो मैं लिख रहा हूं कि जब भुजा और ढाल असमान हो, दोनों समान ना हो, एक छोटी और एक बड़ी हो। उदाहरण के लिए दक्षिण पेनाइन पर्वत या फिर ग्रेट हिमालय, ये भी इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक दिग्नत, इंग्लिश में कहते हैं मोनोक्लिनल, ये क्या कह रहा है कि भुजा एक तो सामान्य है, नॉर्मल है, और दूसरी वाली भुजा है वो 90 डिग्री का कोण बना रही हो। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर आता है परिवलन, रिकम्बेंट। परिवलन में क्या कहता है कि भुजा समानांतर होती है लेकिन क्षैतिज हो जाती है। समानांतर लेकिन क्षैतिज मतलब ऐसे आधार तल है, और जैसे आप लोगों ने साइंस में चिम्मक पढ़ा हो बचपन में, इस प्रकार से चिम्मक को लिटा दो। अब देखो कि दोनों भुजा समानांतर तो हैं लेकिन आधार तल पर, समझ पा रहे हो, क्षैतिज है, लंबवत नहीं है, तब ये हो जाएगा रिकम्बेंडेंट। उदाहरण के लिए काला चित्ता पर्वत पाकिस्तान का। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? अब यहां पे क्या है, ये फोर्स इधर से लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर से लग रहा है, और ये वाला अब यहां से टूट जाएगा। तो जब टूटकर एक भुजा दूर विस्थापित होती है तो टूटी हुई विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहेंगे। वो ग्रीवाखंड क्या होता है उसको यहां पर देखो, समझिए। पहले ये मैप में आप ये देख लो कि बलन किसे कहते हैं। देखो यहां पे ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। अब ये देखो, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया, अपनति अवनति, अपनति अवनति। देखो आधार तल खींच लो तो ये दोनों भुजाएं समान दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? हाँ, तो ये हो गया सम्मत। अब यहां पर देखो, एक सीधी है एक टेढ़ी है, एक सीधी है एक टेढ़ी है, एक सीधी है एक टेढ़ी है। भुजाएं समान दिख रही हैं क्या? आधार तल खींच दो, यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये असममित वलन हो गया। फिर आते हैं अगला रिकम्बेंडेंट। रिकम्बेंडेंट का मतलब क्षैतिज है। देखो ऐसे लेट गई है, बिल्कुल दिख रहा है लेटी हुई, तो इसे कहते हैं रिकम्बेंडेंट। फिर आता है सम, एक दिग्नत। देखो यहाँ पे एक डिग्री, एक जो भुजा है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी आधार तल पर, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आई बात समझ में? फिर इसमें ओवर थ्रस्ट हो जाएगा अगर लेटी हुई भुजा पे, तो इसकी एक भुजा टूटकर आगे विस्थापित हो जाएगी, जिसको हम ग्रीवाखंड कहेंगे। अगर इसका ओरिजिनल फोटो देखना है तो ऐसा दिखेगा। ये तुमको जो दिख रही ना, देखो यहाँ पे बलन शायद दिख रहा हो आप लोगों को। देखो ये बलन जा रहा है, ये जा रहा है, देखो दिख रहा है। अब बताओ, थोड़ा सा झुका है कि बिल्कुल दोनों भुजाएं बराबर हैं? सर झुकाव है, असिमेट्रिकल फोल्ट है ये वाला बताओ सर लेट गया है ये, तो बिल्कुल देखो सर यहां से लेके ऐसे लेटा हुआ है, आधार तल पर क्षैतिज है लेकिन दोनों भुजाएं बराबर दिख रही हैं, तो ये कौन सा है? परिवलन वाला उदाहरण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये देखो ओवर थ्रस्ट हो रहा है, ओवर थ्रस्ट होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला हिस्सा यहाँ नीचे घुस गया और ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया, तो ये परिवलन में ओवर थ्रस्ट होकर ग्रीवाखंड बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दो। क्या करना है, जो शब्द बोले हैं, दोनों भुजाएं समान, ढाल समान, उदाहरण, खत्म बात। इतना लिख के आओ। कलेक्टर बनना है तो कर लो, ज्ञानी बनना, अब इसमें मत फंसे रहना कि सर इसकी डिजाइन ऐसी काहे को है। भूविज्ञानिक बनना है क्या? समझ में आ जाए तो ठीक है, मैंने प्रयास किया, नहीं समझ में आ रहा रट्टा लगाओ, आगे बढ़ो। पीएससी की इतनी औकात थोड़ा ना है कि तुमसे कहेगा कि इसका डायग्राम बनाओ ओरिजिनल वाला। अब पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछे, तैयार रहना कि ग्रीवाखंड किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है नेप्पी। तो मैंने बताया था कि जब परिवलन हो जाता है, अत्यधिक संपीड़न होता है, तो एक टुकड़ा दूर कर दूर विस्थापित हो जाता है, उसको ग्रीवाखंड कहते हैं। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अत्यधिक संपीड़न बल के कारण बलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है, तब उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिखना कश्मीर घाटी। खत्म बात।
रट्टा लगा लो, इंग्लिश में इसको नेपी कहते हैं, है ना, एग्जाम में छपा मिलेगा हमको। हो सकता है एक दो चीजें हमसे और पूछ दें, किससे जुड़ता, बलित पर्वत से संबंधित कुछ और चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, जैसे बंद वलन यानी कि क्लोज्ड फोल्ड किसे कहते हैं। अरे बहुत आसान है, देखो बलन क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे, जब ये जो बलन होता है ना 90 डिग्री का कोण या उससे कम बना रहा हो, यानी कि मध्य न्यून कोण बन रहा हो, दोनों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा हो, तो वो बंद बलन है। और दोनों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम का कोण बन रहा हो, तो वो खुला बलन है। तो खुला बलन कैसा होगा, ऐसा। बंद बलन कैसा होगा, ऐसा। फिर अगला पूछेगा कि समअपनति किसे कहा जाता है, एंटीक्लोनोरियम किसे कहते हैं। बहुत आसान है, समन सोचो कि ये क्या है, बोलो, अपनति अविनति, अपनति अविनति। अब ये जो अपनति है, अब इसमें कई सारी अपनतियां और अवनतियां बना दी जाएं, और ये जो अविनति है इसमें कई सारी अपनतियां और अवनतियां बना दी जाएं। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो ये पूरा का हिस्सा अपनति है, पर इसमें भी कई सारी अपनतियां और अवनतियां हैं। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि जब किसी अपनति में ढेर सारी अवनतियां और अपनतियां आ जाएं तो उसे समअपनति कहते हैं, और जब किसी अविनति में ढेर सारी अपनति और अवनतियां आ जाएं तो उसे समअविनति कहते हैं। आई बात समझ में, एंटीक्लोनोनियम और सिनक्लोनोनियम। इसे पंखा बलन भी कहा जाता है। अब 3 नंबर में अगर पूछ दे कि पंखा बलन किसे कहते हैं, तो आप छोड़ के ही आओगे इसको, इसीलिए 3 मार्कर्स में तैयार रखो पंखा बलन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबलन, संबलन ध्यान रखना कुछ नहीं है, बलन में गुम्मद नुमा होता है। जब किसी बलन का उठा हुआ भाग ज्यादा उठ जाए और गुम्मद का आकार ले ले तो उसे उत्संबलन कहते हैं, और जब किसी संबलन का धसा हुआ भाग ज्यादा धस जाए और गुम्बद का आकार ले ले तो उसे अवसंबलन कहते हैं। अब 3 नंबर में उत्संबलन, अवसंबलन, संबलन, ग्रीवाखंड, पंखाबलन, अपनति, समअपनति, तैयार रहिए इनके लिए। अब 3 मार्कर्स में कभी भी पूछी जा सकती हैं चीजें। अब अगला पॉइंट आता है ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। सर एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, हम भटक ना गए हो कहीं। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वतों का वर्गीकरण, जिसमें पहला हमने कंप्लीट कर लिया है वलित पर्वत। इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में, वो हमने कंप्लीट किया। एक 11 मार्कर्स में बनेगा कि पर्वतों के निर्माण को समझाइए, स्पेशली वलित पर्वत को, तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अब आता है भ्रंश पर्वत, इसको हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अगली क्लास हम वलित पर्वत के बाद पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत क्या है, कैसे बनेगा, इसके लिए 3-4 टर्म है, उनको समझिए आप। जैसे ये वाला डायग्राम देखो तो चीजें अच्छे समझ में आएंगी। मान लो कि यहां पर मैंने एक चट्टान ले ली है। अब इस चट्टान के मैं ऐसे 3 टुकड़े कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, इसको बोलना भ्रंश लाइन, इसको मैं भ्रंश रेखा कहूंगा। तो बताओ मैंने कितनी भ्रंश रेखाएं खींची हैं, तो आपने सर 2 भ्रंश रेखाएं खींची हैं। कलर चेंज कर दूं तो शायद ज्यादा समझ में आए। 2 भ्रंश रेखाएं खींची हैं लाल रंग से। तो अब इसमें ये ए, बी और सी, इनको बोला जाएगा खंड। लिखते समय याद रखेंगे। तो खंड अगर देखोगे ए और सी के बीच में ये वाला है, इसको बोलते हैं मध्य खंड। और ये जो दोनों बचे हैं ए और सी, इनको बोलते हैं पार्श्व खंड। अब बताओ मुझे, तुम कैसे बोलोगे कि मध्य खंड कहां है? तुम बोलोगे 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का मध्य खंड, 2 भ्रंश रेखाओं के पार्श्व में जो है ये पार्श्व खंड। यही भाषा होती है। अब यहां भ्रंश रेखा लिखा है ना, इसे भ्रंश तल भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब सी और ए भ्रंश तल से जुड़े हुए हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि जो बी वाला पार्ट है वो 2 भ्रंश तलों के बीच में है, और ए और सी 2 भ्रंश तलों के पार्श्व में है। भाषा का ही खेल है। अगर ये बात आप समझ गए तो फिर आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब इसको कैसे समझना है, ये मोबाइल को यहां रख दे रहा हूं मैं। अब इस मोबाइल में ऐसे लाइन खींच रहा हूं 1 2, समझ पा रहे हो? अब देखो यहां पर लाइन खींची, ये ए हो गया, ये
बी, ये सी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, यूं। ये वाला कौन सा हिस्सा पकड़ा मैंने, ए, बीच में कौन है, बी, इधर कौन है, सी। अब मैं किसको पकड़ रहा हूं, सी को, और ऐसे अगर खींचूंगा तो जो बीच वाला हिस्सा वो कहां आ जाएगा, नीचे। अब लिखोगे कैसे ये बताओ, कि जो बीच वाला हिस्सा है वो दो भ्रंश रेखाओं के बीच में ही तो है, और जब मैंने इसको खींचा इसका मतलब तनाव लगा, तो तनाव मूलक बल के कारण भ्रंश तल के सहारे मध्य पिंड नीचे आने को बोलते हैं अवतलन होना, अवतलित होता है, तब जो संरचना बनती है उसे ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी इत्यादि नामों से जाना जाता है। भाषा का तो खेल है राजा बाबू। अब यही डायग्राम यहां पे बना हुआ है, देखो कैसे काम करोगे। उदाहरण के लिए इसको बोलो क्या मान लें, ए, ये वाला बोलो बी, ये बोलो सी। सी को तुम क्या लिखोगे, सर ये पार्श्व खंड है, भाषा लिखने के लिए। ये वाला बोलो ये मध्य खंड है। अच्छा, मध्य खंड को मध्य पिंड कर दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है माड़ साहब। ये बोलो यह भी पार्श्व खंड है। ये लाइनें बोलो जल्दी से, ये भ्रंश रेखाएं हैं। दूसरा नाम बोलो क्या हो सकता है, भ्रंश तल हो सकता है। अब ये देखो एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो कैसा बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है। तो जैसे ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो बीच वाला हिस्सा कहां गिरेगा, नीचे। तो नीचे गिरा है ना, ये देखो। ये बोलो कौन है, ए, ये बोलो बेटा बी, ये बोलो बेटा सी। ए मतलब पार्श्व खंड, सी मतलब पार्श्व खंड, बी मतलब मध्य पिंड। तो भाषा में कैसे बोल सकते हैं कि तनाव मूलक बल के कारण ये देखो भ्रंश तल के सहारे मध्य पिंड नीचे अवतलित होता है। तो जो अवतलन के कारण ये बनती है संरचना, इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और अच्छे समझना है तो एक उदाहरण लेके समझिए। आप इस डायग्राम में वापस से खड़े हो जाओ। मैं मान लेता हूं कि ये वाला पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है। बेटा तुम बेटा यहां खड़े हो, तुम्हारा बाबू बी वाले पार्ट पे खड़ा है। भगवान ने तुम दोनों के साथ मजाक कर दिया। भगवान मैं हूं, मैंने इसको ऐसे खींच दिया। तुम्हारा बाबू बी पे खड़ा था, वो बाबू आ गया नीचे, तुम रह गए ऊपर। अब तुम क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से। तुम बाबू को ऐसे देख रहे हो, तुम बाबू को ऐसे देख रहे हो, तो तुमको लगता है कि बाबू गड्ढे में है। बाबू तुमको देख रहा है, तो बाबू को लगता है कि तुम ऊंचाई पे हो। तुम दोनों में लड़ाई हो रही है कि तुम ऊंचे पे चले गए, तुम बोल रहे हो बाबू से तुम नीचे चले गए। तो बाबू के अनुसार तुम ऊंचाई पे हो, तो बाबू को लग रहा है कि तुम पर्वत पर हो। तुम्हारे अनुसार बाबू गड्ढा में है, तो तुमको लगता है कि बाबू घाटी में है। और मेरे अनुसार दोनों की क्रियाएं एक ही हैं, बस एक दूसरे से विपरीत बल लगा तो भ्रंश तल के सहारे मध्य पिंड अवतलित हुआ, तो जो गड्ढा बना वो घाटी कहलाया, और जो ऊपर रह गया वो पर्वत कहलाया। ऊपर कौन रह गया बोलो, तो ऐसे लिखना, पार्श्व पिंड यथा स्थित रह गए। बिल्कुल सही बात है। मध्य पिंड भ्रंश तल के सहारे अवतलित हो गया, तब भ्रंश घाटी बनेगी। खत्म बात, खत्म। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो जिसमें तनाव मूलक बल लगेगा, इस प्रोसेस से चार चीजें बनेंगी। कौन कौन सी चीजें बनेंगी? एक बनेगा ब्लॉक पर्वत, एक बनेगा हॉर्स्ट पर्वत, एक बनेगा भ्रंश घाटी, इसे ग्रेवन घाटी भी कहा जाएगा, और एक बनेगी रैंप घाटी। प्रोसेस एक है लेकिन 3 मार्कर्स 4 निकल रहे हैं, 5। अब मैं तुमसे बोलूं कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हो, तो समझने में और देखने में आसान है, लिखने में पसीने छूट जाएंगे। हॉर्स्ट पर्वत किसे कहते हैं, भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, रैंप घाटी किसे कहते हैं। इसको मैं एक मैप से समझाता हूं तो तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हैं 4 मैप। अब देखो जरा ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और थोड़ा सा समझना, इसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। ये सर भ्रंश घाट, ये भ्रंश, सॉरी
क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? भ्रंश रेखा, भ्रंश तल। अब हौष पर्वत की परिभाषा लिख के बताओ जरा। तो लिखोगे, जब भ्रंश तल के सहारे ऐसे लिखो, तनाव मूलक बल के कारण, या मत लिखो ये सब कुछ, ऐसे लिखो सीधा, जब भ्रंश तल के सहारे मध्य पिंड में उत्थान हो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा पार्श्व पिंड यथा स्थित रहे। खत्म। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि भैया हौष पर्वत क्या है। बड़ा आसान हो गया सर, कि जब भ्रंश तल के सहारे, यही भ्रंश तल है, मध्य पिंड में उत्थान हो जाए और पार्श्व पिंड यथा स्थित रहे, तो क्या बनेगा? हौष पर्वत। सर ब्लॉक पर्वत की परिभाषा बताओ। चलो बोलो क्या लिखोगे? ये क्या है? भ्रंश तल। और डायग्राम में कौन नीचे जा रहा है? पार्श्व पिंड। यथा स्थित कौन है? मध्य पिंड। तो कैसे लिखोगे? जब भ्रंश तल के सहारे पार्श्व पिंड, दो है ना तो लिख दो, पार्श्व पिंडों का अवतलन हो तथा मध्य पिंड यथा स्थित रहे। जबकि कमाल की बात है कि दोनों का डायग्राम लगभग सेम जैसा है, बस फर्क इतना है कि इसमें बीच वाला ऐसा ऊपर उठ रहा है तब ये डायग्राम बनेगा, इसमें बीच वाला वही है, अगल बगल वाले नीचे जा रहे हैं तब ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम सेम बनेगा, बस तीर के निशानों का अंतर है, तो भाषा बदल गई। अब 10 शब्द में और क्या लिख सकते हो? अब इसमें करने को संपीड़न बल, व्युत्क्रम भ्रंश, सामान्य भ्रंश, कुछ भी लिखा जा सकता है, पर एक्चुअली इसका आंसर यही हो सकता है और 3 नंबर लाए जा सकते हैं। उदाहरण देकर समझा देना। और हौष्ट का उदाहरण क्या हो जाता है? हौष्ट का उदाहरण है वॉस जैस पर्वत, और ब्लॉक का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, विंध्याचल। जैसे ये पर्वत बन रहा है तो ऊपर उठा वाला भाग पर्वत और नीचे वाला हिस्सा घाटी कहलाएगा। तो इनके दोनों तरफ घाटियां बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि भ्रंश घाटी या ग्रेवन घाटी किसे कहते हैं, सेम वही तरीका, बोलो क्या लिखोगे? जब भ्रंश तल के सहारे मध्य पिंड में अवतलन और पार्श्व पिंड यथा स्थित रहे। अच्छा, रैंप घाटी किसे कहते हैं? जब भ्रंश तल के सहारे मंद पिंड स्थित और पार्श्व पिंड में उत्थान हो जाए तो उसे रैंप घाटी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रैंप घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अरे बोलो अगर समझ में आ गया तो एक बार प्रैक्टिस करके देखना। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं लिख के बताओ, हौष पर्वत किसे कहते हैं लिख के बताओ, लेकिन उदाहरण लिखना कंपलसरी है। भ्रंश पर्वत, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, ग्रेवन घाटी किसे कहते हैं लिख के बताओ, रैंप घाटी किसे कहते हैं लिख के बताओ। और इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? इसके बारे में एप्लीकेशन पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे आ जाओ भैया। अब प्रश्न तो देख लो कैसे बनेंगे। भ्रंश के प्रकार बताओ कितने होते हैं। भ्रंश तो समझ में आ गया, भ्रंश के प्रकार बताओ। देखना ध्यान, भ्रंश को परिभाषित करो, भ्रंश की क्या परिभाषा होगी। तो आप ऐसे लिखना, जब किसी सेल में संलग्न तल से स्थानांतरण के कारण बनने वाली संरचना भ्रंश कहलाती है।
जब हटा दो। किसी सेल में या किसी सेल के संलग्न तल से स्थानांतरण कारण बनने वाली संरचना को भ्रंश कहते हैं। ये परिभाषा रट के रख लो कि भ्रंश किसे कहते हैं, अगर आए तो उठा के रख देना। मतलब भ्रंश किसे कहते हैं लिखा दिया, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं बता दिया, रैंप घाटी किसे कहते हैं बता दिया, ग्रेवन घाटी बता दिया, ब्लॉक पर्वत बता दिया, हॉर्स्ट पर्वत बता दिया। अब पूछेगा भ्रंश किसे कहते हैं, उसके प्रकार बताओ। तो जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं भ्रंश के। एक तो ये होता है कि जिसमें जो प्लेटें हैं या चट्टानें हैं वो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। तो ऐसे लिखना कि जब विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तब इसको हम कहते हैं सामान्य भ्रंश। एक प्रकार तो ये हो गया सामान्य भ्रंश का। तो ये सामान्य भ्रंश है जिसमें विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होता है। और ध्यान रखना जो सामान्य भ्रंश की ढाल होती है ना, इसको कगार कहते हैं, इंग्लिश में स्कार्पमेंट। तो आपने सुना होगा भ्रंश कगार, तो कल को यही पूछ दे भ्रंश कगार किसे कहते हैं, भैया सामान्य भ्रंश के दौरान बनने वाली ढाल को भ्रंश कगार कहा जाता है। बात खत्म हो गई। फिर दूसरा आता है कि जब विस्थापन एक दूसरे की दिशा में हो, एक दूसरे की दिशा में हो, तब इसको कहा जाता है व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्सल फॉल्ट, व्युत्क्रम भ्रंश। और जब भी शब्द आ जाए व्युत्क्रम भ्रंश, ध्यान रखना यह संपीड़न का परिणाम है। इसका मतलब इंटरव्यू में पूछेगा कि क्या भ्रंश संपीड़न से बन सकते हैं, तो जवाब देना हाँ है। और संपीड़न का मतलब है अविषारी होना। और देखो यहाँ पे प्लेट एक दूसरे के विपरीत में हो रहा है। हो सकता है भूकंप आने से कोई एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाए तो वो संपीड़न बल बन जाएगा। और हिमालय में ऐसी घटना होती दिखती हैं। तो हिमालय में सामान्यतः जो फॉल्ट मिलते हैं, जो भ्रंश मिलते हैं, वो संपीड़न वाले मिलते हैं। लेकिन जो सामान्य भ्रंश है ये तनाव मूलक बल से बनेगा। इससे स्पष्ट हो गया है कि जो भ्रंश है वह दोनों प्रकार के बल से बन सकता है, संपीड़न से भी बन सकता है और तनाव मूलक बल से भी बन सकता है। इसीलिए आंसर लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना। ये देखिए, ये है तुम्हारा पार्श्व भ्रंश। इसमें क्या है, प्लेटें एक दूसरे के समानांतर इस प्रकार से लेकिन विपरीत दिशा में मूव करती हैं। ध्यान रखना, समानांतर लेकिन विपरीत, ये सब लिख के आना है। तो इसे कहते हैं लेटरल फॉल्ट। याद रखना इसमें कगार नहीं बनते। तो किस भ्रंश में कगार नहीं बन सकते, पार्श्व भ्रंश में कगार नहीं बन सकते। एक और भ्रंश होता है जो सामान्य भ्रंश का ही एक्सटेंशन होता है, जिसे बोलते हैं सोपानी भ्रंश। ये रहा सोपानी भ्रंश। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइन नदी। राइन नदी घाटी सोपानी भ्रंश का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसमें देखो सीढ़ी नुमा एक के बाद एक भ्रंश बनता चला जाता है। तो इसे हम सोपानी भ्रंश भी कहते हैं। अब हमसे पूछता है तो लिखना कैसे, उसको भी देख लो एक बार। सबसे पहले ब्लॉक पर्वत समझ तो पूरा ही लिया। अब वहां पे लिख के क्या आना है उसको समझना है। जैसे द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं, तनाव और संपीड़न से बनते हैं, भ्रंश और कगार के रूप में विकसित होते हैं। उदाहरण है सतपुड़ा और सियरा नेवेदा। खत्म बात। अब इसकी विशेषताएं अगर पूछी जाए तो हमने तो पूरा पढ़ ही लिया है, विशेषता बता ही दोगे। कि पहली विशेषता है धसान घाटियों के साथ संलग्न होते हैं। भैया जहां पर ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट पर्वत होगा वहां पर धसान घाटियां होंगी। चूंकि इनका जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, इसीलिए इनको भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। तो कल को 3 नंबर में अगर पूछ दिया है कि भ्रंशोत्थ पर्वत किसे कहते हैं, तो आप समझना कि हम इसी की बात कर रहे हैं। दूसरा इनकी विशेषता है ब्लॉक पर्वतों की या हॉर्स्ट पर्वत, ब्लॉक हॉर्स्ट एक साथ मैं समझा रहा हूं, कि शिखर मेज की भांति सपाट होते हैं। तीसरी विशेषता है विवर्तनिक बल और भ्रंशों का परिणाम है। चौथी विशेषता है टीलेज साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। टीलेज साक्ष्य का मतलब खरोंचें मिलती हैं। और एक है कि अपवाह में सहायक होते हैं। भारत को ही ले लो, भारत में जब आप जाते हो तो यहाँ पे सतपुड़ा, ऊपर विंध्याचल, इन दोनों के बीच में नर्मदा और इसके दक्षिण में ताप्ती बह रही है। अपवाह के प्रतिरूप को निर्धारित करने में भ्रंश की भूमिका होती है, इस चीज को स्वीकार करना होगा। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई, किसकी, ब्लॉक पर्वत की। यही हॉर्स्ट पर्वत की विशेषता है, यही ब्लॉक पर्वत की विशेषता है। अगर हमको स्पेशली वो ब्लॉक पर्वत और हॉर्स्ट पर्वत में अंतर पूछे और उसकी परिभाषा पूछे तो याद रखना कि आपको मैंने यहाँ पर परिभाषा बहुत अच्छे से समझाई हुई है। समझ पा रहे हैं
कि ब्लॉक पर्वत और हौश पर्वत में क्या अंतर है। अगला पूछा जा सकता है कि ब्लॉक पर्वतों की उत्पत्ति के सिद्धांत बताओ। तो दो सिद्धांत हैं, एक दरार सिद्धांत है जिसका समर्थन करते हैं गिलबर्ट और क्लेरेंस। ये मानते हैं कि जो ब्लॉक पर्वत या हौश पर्वत बन रहे हैं यह तनाव और संपीड़न यानी कि नॉर्मल फॉल्ट और व्युत्पन्न फॉल्ट का परिणाम होते हैं, जिनमें भ्रंशों का, रैंप घाटियों का, ग्रेवन का इत्यादियों का निर्माण होता है। दूसरा है अपर्दन का सिद्धांत। इस पर महोदय इसका समर्थन करते हैं और वो मानते हैं कि अपर्दन की वजह से भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हुआ है। हालांकि इस सिद्धांत को समर्थन नहीं मिला है, सबसे ज्यादा समर्थन दरार सिद्धांत को ही मिला हुआ है। तो ये हमने पढ़ लिया है ब्लॉक पर्वत। अब 3 नंबर पर पूछा जाएगा भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। तो बता देना कि जब मध्य पिंड का अवतलन हो और बनने वाली जो संरचना है वो क्षैतिज हो, त्रियक हो और लंबवत हो। जर्मन भाषा में ग्रेवन बोलते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा मृत घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, लाल सागर, यहाँ तक कि जो बैकाल झील है वो भी भ्रंश घाटी का हिस्सा है और अफ्रीका की महान घाटी भी इसी प्रकार की भ्रंश घाटी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, रैंप घाटी किसे कहते हैं। वही लिखना कि पार्श्व पिंड में उत्थान होता है, व्युत्क्रम भ्रंश की वजह से बनता है और उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि पार्श्व पिंड में उत्थान तब हो सकता है जब उसमें व्युत्क्रम भ्रंश लग रहा हो। इस प्रकार से इसको खत्म कर सकते हैं। अब अगला है अवशिष्ट पर्वत। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि अवशिष्ट पर्वत का मतलब है अंतर्जात बल कम है, बहिर्जात बल ज्यादा है। यानी कि कोई पर्वत इस प्रकार से ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने की दर मान लो कि 500 मीटर है प्रति वर्ष, लंबी फेंक दी, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो हवा है ऊपर से काट रही है, ये इसको काट रही है 600 मीटर। इसका मतलब है काटने की दर निर्माण की दर से ज्यादा है, तब इसकी जो हाइट है वो निरंतर कम होती जाएगी। अगले साल इसकी हाइट इतनी रह जाएगी, तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा इतना गायब हो जाएगा। तो हाइट कम हो रही है, इसका मतलब यह अवशिष्ट पर्वत बन रहा है। बस यही कहना चाह रहा हूं। अवशिष्ट पर्वत को इंग्लिश में रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। इसका एक और नाम है घर्षित पर्वत, सर्कम इरोजन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह तब बनते हैं जब विनाश की दर निर्माण की दर से ज्यादा होती है, अर्थात अपर्दन का परिणाम है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों को पूरी तरह से पर्वतों का दर्जा इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यह अंतर्जात बल से संबंधित ना होकर बहिर्जात बल से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी घाट, अरावली, इस प्रकार के पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत में शामिल करेंगे। फिर आता है विशेषताएं। अब अवशिष्ट पर्वत की विशेषताओं में क्या लिखोगे? 5 पॉइंट। पहला, निरंतर इनकी ऊंचाई कम होती जा रही है या होती जाती है, यह विशेषता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, इसे मौलिक पर्वत नहीं मानते हैं। तीसरा, बहिर्जात बल प्रमुख कारक है। चौथा, जल संभरण की भूमिका भी निभाते हैं। पांचवा, स्थलाकृतियों में वृद्धावस्था को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसे पर्वत जो बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं वो अवशिष्ट पर्वत बनेंगे। तो किसी पर्वत के आगे अगर अवशिष्ट पर्वत लग जाए, समझ जाना कि वो बुढ़ापे का शिकार है, और किसी पर्वत के आगे अगर नवीन वलित लग जाए तो इसका मतलब वो जवानी में है अभी। फिर अगला है गुंबदाकार पर्वत, इंग्लिश में कहते हैं डोम माउंटेन। अगर आता है तो इसके 3 पॉइंट क्या लिखेंगे? पहले लिखना कि है महादेश जनक संचलन की क्रिया से बनता है, इसीलिए पहली क्लास समझाई थी मैंने। महादेश जनक संचलन क्रिया उत्थान से संबंधित है या अवतलन से संबंधित है। तो एक्चुअली ये जो पर्वत हैं ये उत्थान की वजह से बनते हैं, इनमें विवर्तनिक प्रोसेस कम होता है। द्वितीयक श्रेणी के ये होते हैं, चाप के आकार के पाए जाते हैं, और इसका अच्छा उदाहरण है सिनसिनाटी उभार, यूएसए। विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता, प्रायः महाद्वीप के मध्य में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, इनके अंदर पठारी लक्षण होते हैं। तीसरी विशेषता, आर्य जल प्रतिरूह बनाते हैं। चौथी विशेषता, चोटी सपाट होती है। पांचवी विशेषता, वर्गीकरण इनका अगर किया जाएगा तो ये साधारण गुम्बद, लावा गुम्बद और साल्ट गुम्बद में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कल को ये पूछ दिया जाए गुम्बदाकार पर्वतों के प्रकार लिखिए, तो फिर आप इनको इस प्रकार से तीनों में लिख के आना है। अब होमवर्क के रूप में मुझे बताना कि साल्ट गुम्बद का उदाहरण क्या है, लावा गुम्बद का उदाहरण क्या है और साधारण गुम्बद का उदाहरण क्या है। ये इस प्रकार से गुम्बद पर्वत हमको दिखाई देते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। मान लो पीएससी पूछे कि वलित पर्वत के कोई 3 उदाहरण लिखिए। जैसे अभी एमपीपीएससी 2022 मेंस में उसने पूछा कि 3 सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, वो मामूली स्तर के पेपर बनाते हैं एमपीपीएससी वाले। तो आप बता देना आल्प्स पर्वत, ब्रैकेट में लिख देना यूरोप। ये इस बार एमपीपीएससी ने पूछा, बताओ आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप पर है। दूसरा है एटलस पर्वत, अफ्रीका। तीसरा है हिमालय पर्वत, एशिया। एक लंबी लिस्ट है, आपको भी मालूम है।
ब्लॉक पर्वत के कोई 3 उदाहरण बताओ। सियरा नेवेदा यूएसए, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सतपुड़ा भारत। ज्वालामुखी पर्वत के कोई 3 उदाहरण, अरे ढेर सारे हैं, यूएसए में ही है माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सस्ता। इसके अलावा फ्यूजियामा पर्वत जापान, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका, ये एमपीपीएससी ने पिछले साल ही पूछ लिया था। इसी प्रकार से गुम्मत पर्वत के 3 उदाहरण बताओ, तो ब्लैक पहाड़ी, हेनरी पर्वत और सिनसिनाटी उभार, इन तीनों का संबंध यूएसए से है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, संग्रहित पर्वत किसे कहते हैं, इसके कोई 3 उदाहरण बताइए। जटिल पर्वत किसे कहते हैं, इसके कोई 3 उदाहरण बताइए। अब आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे आते हैं, अब आते हैं आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। जब हम आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करने के लिए आएंगे तो सेलिसबरी के अनुसार आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कई सारी हलचल हुई जिनसे कई सारे पर्वत बने। उन हलचलों के नाम है जैसे चर्नियन हलचल। अब कैसे लिखोगे इसमें, जैसे ही आपको क्वेश्चन आ जाए कि आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए, आप ऐसे लिखना सेलिसबरी ने यह वर्गीकरण किया है, ऐसे डायग्राम बनाना कोशिश करना तो, और पहले लिखना चर्नियन। अब इसमें क्या लिखोगे आप, प्रकृति, प्रकृति में लिखोगे प्राचीनतम होते हैं किस युग में बने, प्री कैम्ब्रियन में। कितने वर्ष पहले, लगभग 40 करोड़ साल पहले। उदाहरण दो तो एल्गोमैन कनाडा का पर्वत, लॉरेंशियल फ्रांस का पर्वत इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। फिर आते हैं कैलिडोनियन हलचल में बनने वाले पर्वत। इनकी जो प्रकृति होती है प्रमुख रूप से अवशिष्ट प्रकृति के पर्वत होते हैं, यानी जो भी पर्वत कैलिडोनियन समय में बने हैं वो वर्तमान में अवशिष्ट प्रकृति के हैं या अवशिष्ट यानी वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। ये प्रमुख रूप से डेवोनियन में बनकर तैयार हो गए थे, इसका मतलब डेवोनियन से पहले ये बन रहे होंगे। 32 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं। उदाहरण के लिए आयरलैंड का स्पेरिन, यूएसए का अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन, लाल एंड लाल, सॉरी पी दयाल, लाल एंड लाल तो क्लाइमेटोलॉजी लिखी है, और शिवेंद्र सिंह, ये दोनों मानते हैं कि अरावली कैलिडोनियन हलचल का हिस्सा है। जेशी लियोंग जैसी पुस्तक या भारती जैसे जो सर हैं वो मैम हैं, वो चर्नियन के अंतर्गत अरावली को रखती हैं। अब सविंदर सिंह ने जो माना है मैं उसी हिसाब से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप अरावली को इसके अंदर लिख के कर सकते हैं। हर्षियन में आ जाइए। जब हम हर्षियन में आते हैं तो प्रकृति कैसी है, इसमें बनने वाले पर्वत सामान्यतः भ्रंश प्रकृति के होंगे। परमियन काल में ये बन के तैयार हो गए थे, आज से 20 करोड़ साल पहले। प्रमुख रूप से सबसे अच्छे उदाहरण है हर्षियन के फ्रांस का वॉसजेस पर्वत और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। ऐसे ये वाला पर्वत मान लो वॉसजेस और इधर पर्वत मान लो ब्लैक फॉरेस्ट। इन दोनों के बीच में बहती है राइन नदी। राइन नदी रिफ्ट वैली में बहती है। लास्ट में है अल्पाइन पर्वत। यह नवीन वलित पर्वत है जिसमें हिमालय सब शामिल होते हैं। सेनोजोइक काल में बनना शुरू हो गए थे, 3 करोड़ साल पुराने हैं। हिमालय, एंडीज, आल्पस इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो ये हमारा एक वर्गीकरण हो गया, किसके आधार पर, आयु के आधार पर। अगला वर्गीकरण है ऊंचाई के आधार पर। किसने किया यह वर्गीकरण, प्रोफेसर फिंस के अनुसार यह वर्गीकरण हुआ। 4 प्रकार के हैं। कैसे, निम्न ऊंचाई, मध्यम ऊंचाई, साधारण पर्वत, निम्न ऊंचाई, मध्यम ऊंचाई, अधिक ऊंचाई। 2000 से लेकर 3000 फुट, 3000 से लेकर 4500 फुट, 4500 से लेकर 6000 फुट, 6000 से अधिक फुट वाले हाई माउंटेन कहलाएंगे। अब इस प्रकार के पीएससी प्रश्न पूछेगी तो ऐसे ही उत्तर लिख के आएंगे हम लोग। अब इस क्लास को वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वतों का वर्गीकरण। जब पर्वतों के वर्गीकरण पर हम पहुंचे तो हमने क्या सीखा, ये देखिए, हमने उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को पढ़ा, आयु के आधार पर पर्वतों को पढ़ा, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को पढ़ा। अब है व्यवस्था के आधार पर पर्वत। एक्चुअली इनको उत्तर लिखना बड़ा मुश्किल है। अगर आपसे पूछा जाए पर्वत तंत्र किसे कहते हैं, पर्वत पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, तो हो सकता है आप उतने अच्छे से उत्तर ना लिख पाए। अब मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए वो समझिए। अब हम करते हैं व्यवस्था के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, फिर इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि पहाड़ी किसे कहते हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे उच्चावच्चीय स्थलाकृतियां जिनका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, शीर्ष नुकीला और 1000 मीटर से कम ऊंचाई लेकिन 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई हो, पहाड़ी कहलाती हैं। समझ पा रहे हो, पर्वत की भी क्या परिभाषा हो जाएगी,
आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, शीर्ष नुकीला लेकिन ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो, पर्वत कहलाते हैं। तो पर्वत और पहाड़ी में केवल ऊंचाई का अंतर है, दिखते जैसे ही है। तो ये जो आपको यहां दिख रही है पहाड़ी है। अब ये क्या है, जल्दी बोलो, पहाड़ी। ये भी क्या है, पहाड़ी। ये भी क्या है, पहाड़ी। जब दो या दो से अधिक पहाड़ियां आपस में मिल जाएं तो उसे रिज यानी कटक कहते हैं। और इनको मिलाकर, तीनों को मिलाकर पर्वत कटक कहा जाएगा। ज्वालामुखी कटक और पर्वत कटक में अंतर है। ज्वालामुखी कटक महासागरों के तल में प्लेटों की जहां अपक्षण हो रहा है वहां बनता है और दो ज्वालामुखी कटकों के बीच में भ्रंश घाटी होगी। पर जो पर्वत कटक होते हैं उन दोनों कटकों के बीच में जो घाटी होती है वो भ्रंश घाटी नहीं होती, पर घाटी होती है। खैर आप इसमें मत फंसो, बस मुझे बताओ कि कटक किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि पहाड़ियों के समूह को कटक कहा जाता है जिसमें सकरी लंबी घाटियां प्राप्त होती हैं। बोलो हाँ या ना। बस ये तुम्हारा कटक हो गया। अब लिखने का तरीका देखो, कटक किसे कहते हैं। एमपीपीएससी ने पूछा पर्वत कटक किसे कहते हैं। पहली लाइन तो यही रगड़ देना, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। फिर बोल देना यह सकरी, ढाल इनकी मंद तीव्र, घाटी और चोटी भी होती है, इनको पर्वत कटक कहा जाता है। कुछ नहीं समझ में आया तो लिख देना पहाड़ियों के समूह को कटक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहूं कि कटक से कटक को मिलाया जाए तो क्या संरचना बनेगी, तो ध्यान रखना जब कटकों के समूह को मिलाया जाए यानी पहाड़ियों के समूह को मिलाया जाए तो कटक बनेगा, और कटकों के समूह को मिलाया जाए तो पर्वत श्रेणी बनेगी। तो पर्वत श्रेणी क्या है, पर्वत श्रेणी कटकों का समूह है। आई बात समझ में। उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो हिमालय। फिर आगे आए, जब एक समय समान हो, ऐसी पर्वत श्रेणियां जिनके निर्माण का समय समान हो तो उन्हें पर्वत तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए अपलेशियन। जब पर्वत श्रेणी अलग अलग समय में निर्मित हुई हो तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए एंडीज। अब प्रश्न पूछ रहा है कि पर्वत वर्ग किसे कहते हैं। बहुत आसान, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं कि जब समय अलग अलग हो और उसमें पर्वत तंत्र और पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल कर दिया जाए, यानी इन दोनों को अगर शामिल कर दिया जाए तो जो नया बनेगा उसे पर्वत वर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए सैन जुआन। अब अगला प्रश्न है तो पर्वत समूह किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। बोल देना समय अलग अलग है जिसमें पर्वत वर्ग और पर्वत तंत्र को शामिल किया जाता है तो उसे कॉर्डिलेरा कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश कोलंबिया। ये इतना आसान है, जो आपको सरल भाषा में लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें समझ में आए तो ठीक है, नहीं रट्टा लगा लो। आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब देखो ये क्या है, जल्दी बोलो, पर्वत है। अच्छा तो ये क्या है, देखो ना, पर्वत कटक है ना, कटकों के समूह को क्या कहा जाता है, तो पर्वत रेंज कहा जाता है, हिमालय। अब देखो यहाँ पे लिखा है पीक, ये लिखा है समिट। पीक और समिट में अंतर है। जब किसी पर्वत में कई सारी चोटियां होती हैं तो कई सारी चोटियों को समिट कहा जाता है। उन सभी में जो सबसे टॉप होती है उसको पीक कहा जाता है। माउंटेन चेन और माउंटेन सिस्टम, इनमें क्या अंतर है, तो मैंने आपको बताया चेन और सिस्टम के लिए। यहां पर देखो शिविंदर सिंह के अनुसार अगर समय समान होगा तो सिस्टम होगा, अगर समय अलग अलग होगा तो चेन होगा। अब यहां पर देखो, ये टाइपराइटर से गलती हो गई। समय समान यानी कि समय, फॉर्म, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन समान हो तो वो सिस्टम है और असमान हो तो वो चेन हो जाएगा। इतना बेसिक सा अंतर है जो हमको समझने की जरूरत है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। मैंने कहा था मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसीलिए बेसिक क्लास पर फोकस कीजिए आप लोग। अब विश्व के प्रमुख पर्वत में कैसे पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डायग्राम बने हुए हैं अगली क्लास में। जैसे ये देखो आप, एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत की जानकारी कैसे हो सकती है। अफ्रीका महाद्वीप के पहले पर्वतों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे महाद्वीप के, इसी प्रकार से सातों महाद्वीप के पर्वतों को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में, है ना। और फिर परसों की क्लास में प्लेट टेक्टोनिक। तो पर्वत की जो क्लास है वो 4 लेक्चर में खत्म हुई। अब हमारे पास बचे 6 लेक्चर, उसमें बाकी सब क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि बाद में बेसिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, केवल टू द पॉइंट बात करूंगा। स्पीड बढ़ रही है, अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो बताना। और ऑनलाइन में अगर मैं कुछ चीज़ें उधर उधर बोल जाऊँ, होता ना कभी कभी फैक्ट गलत बोल देता हूँ, तो उसमें क्या चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, तुम समझ जाना कि सर ने अनकॉन्शियस माइंड में गलत बोला है। कभी कभी लिखा कुछ और होता है, मैं बोल कुछ और देता हूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, जानबूझ के गलत नहीं बोलता हूँ, है ना। बाकी आप समझदार हैं सब बच्चे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।